नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने तो अब इसका बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू भी कर दिया है और 1 मार्च से होम ऑटो लोन की ईएमआई के लिए आपको जेब ज्यादा भी ढीली करनी पड़ेगी। महंगे लोन को मैनेज करने का तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी होती जा रही है और सीधा इम्पैक्ट डेफिनेटली अब जो होम या फिर ऑटो या किसी भी प्रकार के लोन के ग्राहक है उनको देखने को मिल रहा है। अब यही बताया जा रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आगे भी कुछ इसी तरीके से एक और हम रेपो रेट पर बढ़ोतरी देख सकते हैं। लेकिन जो ग्राहक है उन्हें प्रिपेयर्ड रहना है और देखना है कि उनको अपने होम लोन की ईएमआई को मैनेज कैसे करना है। इसलिए आपसे समझना जरूरी है जो ये ईएमआई जो होम लोन पर स्पेशली जो दरें हैं, किसी बैंक की लगभग 8 से 9% तक, कहीं पर तो 12% तक भी बढ़ चुकी है, उसको फिलहाल अभी मैनेज करने का सही तरीका आपको क्या लग रहा है? जी स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा थी। चाहे हम उन बोरोवर्स की बात करें जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन जैसा आपने कहा, या ऑटो लोन हो, और या जो लोन लेना चाहते थे, उनके लिए ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग टाइम है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि करीब 6 रेट हाइक हो चुके हैं और करीब 2.5% से जो रेपो रेट है वो बढ़ चुका है और उसका सीधा सीधा असर जो है वो जो लोन जो लिए हैं बोरोवर्स ने उनकी ईएमआई के ऊपर है। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। और जैसा आपने कहा कि जैसे पहले लग रहा था कि शायद ये आखिरी रेट कट होगा इस रेट हाइक साइकिल में, पर शायद लगता है कि एक रेट हाइक होने के और चांसेस हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है बड़ा जनवरी के महीने में, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी ट्रेजेक्टरी आगे क्या जाती है, उसके हिसाब से आरबीआई डिसीजन लेंगे। बट काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक और रेट हाइक यहाँ से देखने को मिले। इसका मतलब है कि चैलेंज जो है और आगे जाके बढ़ेगा। अब देखिए, 2-3 चीजें होती हैं जब रेपो रेट बढ़ता है और आपकी अगर ईएमआई बढ़ती है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहती हैं उसको टैकल करने के लिए। क्योंकि उसको टैकल तो करना पड़ेगा, बट आई थिंक उससे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये साइकिल्स हैं। अभी इंटरेस्ट रेट हाई साइकिल में है, उसके बाद हम देखेंगे कि रेट स्टेबल होंगे और उसके बाद आगे कुछ क्वार्टर के बाद शायद हम देखें कि रेट नीचे जाने शुरू होंगे। और जब आपने 15-20 साल के लिए लोन लिया हो तो आपको मेंटली इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जब आप फ्लोटिंग रेट लोन लेते हैं तो आपको पता है कि समय समय पे ये रेट जो है वो आगे पीछे होंगे। तो 2-3 चीजें जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट होती है इस समय पे। एक तो ये कि आप अपनी जो टेन्योर है उसको बढ़ा दें। अब क्योंकि जिस तरीके से रेट हाइक हुए हैं 6, तो जाहिर सी बात है कि काफी जो बोरोवर्स हैं उनके रेट जो टेन्योर है ऑलरेडी बढ़ चुके होंगे। और हाउसिंग लोन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज तक आप ले सकते हैं, तो शायद काफी ऐसे बोरोवर्स भी होंगे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो अपने टेन्योर्स को बढ़ा सकें। तो दूसरी बात ये होती है कि आपकी ईएमआई बढ़ जाए। ऑब्वियसली वो एक चैलेंज है क्योंकि आप ईएमआई को कहाँ से पे करेंगे, तो उस समय पे फिर आपको कुछ चीजों को देखना होगा। आपके जो एक्सपेंसेस हैं, अपनी बजटिंग को थोड़ा सा थोड़ा सा टाइट करना होगा। देखना होगा कि किस तरीके से हम ये जो बड़ी हुई ईएमआई है उसको पे कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन आपके पास ये रहती है कि अगर आपके पास कोई लमसम मिलता है आपको इस समय पे, जैसे हम मार्च में है, हो सकता है कोई बोनस हो, या फिर आपके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हो जहां पे आपको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत कंजर्वेटिवली आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन उसके 2-3 तरीके हैं। या तो आप अपनी साल में एक ईएमआई बढ़ा दें, या फिर कुछ परसेंटेज जो है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका आप पे कर दें। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है। इस समय पे जब आपके ऊपर बोझ ईएमआई का बढ़ रहा है, तो आपको ये 2-3 पॉसिबिलिटी को देखना है कि आपके लिए कौन सी ज्यादा सुटेबल है। अब जबकि बहुत सारे बैंक्स की जो लोन दरें हैं वो काफी हायर साइड पर हैं। एक आपने बोला कि या तो टेन्योर बढ़ा सकते हैं या तो ईएमआई बढ़ा सकते हैं, ये 2 ऑप्शन लोग लेते हैं। फिर प्री पेमेंट एक ऑप्शन है। यूजुअली हम फरवरी मार्च के टाइम पे देखते हैं कि लोगों के पास एक मुश्त पैसा काफी आता है, इंक्रीमेंट्स होते हैं। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आप एक मुश्त रकम आप डाल दें अपने ईएमआई के एवज में, या फिर आप 12 की जगह एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करें जिससे कि जल्दी आप उस कर्ज को अपने सर से उतारें। रीफाइनेंस करना मतलब दूसरे बैंक पे, जहां पर क्योंकि कई जो हेमंत जी कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं
कई हमारे दर्शकों से भी बात हुई, 11, 12 या 13% पर ऑलरेडी बिफोर इवन हाइक वो होम लोन की दरें पे कर रहे थे। रीफाइनेंस एक ऑप्शन हो सकता है कि जहां पर बहुत ज्यादा ही होम लोन की दरें हैं उसको रीफाइनेंस करके थोड़ी कम दरों के बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए, वैसे तो काफी जागरूकता बढ़ी है, तो अभी काफी अवेयर हैं बोरोवर्स, आई थिंक काफी रिसर्च करके लेते हैं। बट अगर ऐसे इंस्टेंसेस अगर हैं तो ऑब्वियसली वो एक सेंसिबल ऑप्शन होगी। बट उसमें एक चीज देखनी होगी कि आपका बचा हुआ टेन्योर कितना, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि वहां पे भी कुछ कॉस्ट आपकी थोड़ी चार्जेस लग सकते हैं आपको उस समय पे। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आपके पास लंबा समय है और आपको लगता है कि आपने लोन लेने के समय पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की और आप ज्यादा लोन पे करें, तो आई थिंक उसके कारण भी देखने होंगे आपको, क्या कारण है आपका, क्या आपका क्रेडिट स्कोर का इशू है या फिर और कोई इशू है, या फिर आपने जैसा कहा कि आपने रिसर्च नहीं की और आप ऐसे बैंक के पास चले गए जिन्होंने आपको ज्यादा चार्ज किया। तो अगर ऐसा है और अगर क्रेडिट स्कोर वगैरह कोई ज्यादा इशू नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको रीफाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप 1% भी कम कर पाए और आपका लोन अगर 10-15 साल का है तो काफी फर्क पड़ेगा, स्पेशली इन डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशंस में, जब आप देख रहे हैं कि एक तरफ से ईएमआई वैसे भी बढ़ रही है बिकॉज रेपो रेट ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली एक कंसिडरेशन बनता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको देखिए। और एक चीज और आई थिंक यहाँ पे देखनी होगी अगेन, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इस सिचुएशन को हम कैसे करें और ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। दूसरी चीज आपको, क्योंकि हम एक और फैक्टर बोलते हैं हमेशा कि भाई अगर आप डिसाइड करें तो ये भी सोचें कि आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बट अभी जो हम न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर से, उसके भी देखना होगा कि वाकई में आप वो रिबेट इंटरेस्ट या आपको सुटेबल है कि नहीं है। तो आई थिंक कुछ और फैक्टर्स को देखने की जरूरत होगी। बट डेफिनेटली रीफाइनेंस, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस समय में ज्यादा है एवरेज से, तो डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन को चूज करना चाहिए। ओके, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं अपने सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ RM शाह हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं सर, जो आप इनफैक्ट यहाँ आप अपनी पोती के लिए आपने कहा कि आप निवेश करना चाहते हैं। आप बताएंगे आपकी पोती कितनी छोटी है और क्या आपका प्लान है अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए? मेरी ग्रैंड डॉटर 16 महीने की है, 16 मंथ। So I want to. Okay. You can hear? You can hear? Yes, बिल्कुल, very clearly, very clear. तो वो 16 मंथ की है और मेरे को I have a spare 10,000 rupees per month. From my side, as a grandfather, I want to invest 10,000, 2,500 in following DST FlexiCap or ICICI Equity Debt Fund, Axis Small Cap or Nippon Small Cap, कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड। सो ये सफिशिएंट है, दिस इज करेक्ट और रिक्वायर अपडेटेड। ओके, तो 18 साल उनकी पढ़ाई के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 10,000 का अमाउंट। और कुछ हेमंत जी, इन्होंने कुछ फंड्स भी सिलेक्ट किए हैं जिन्होंने मेंशन किया। अराउंड 18 इयर्स का इनका होराइजन है। और जैसा RM सर, आप कितना अमाउंट टारगेट कर रहे हैं कि कितना आप रखना चाह रहे हैं? लक्ष्य कितना है आपका? 2,500 ईच, 10,000 रुपीज पर मंथ। मतलब कितना इकट्ठा आपको लगता है आप करना चाह रहे हैं इस कंट्रीब्यूशन से? About 50 to 70 lakhs after 18 years. ओके, 50 to 70 lakhs। ओके, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये कि जितना ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिहाज से आफ्टर 18 इयर्स हेमंत जी कितना बनेगा। और जब हम 18 साल के बाद एजुकेशन के लिए 70 lakhs की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए, एजुकेशन इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए क्या ये रकम काफी है? ये इम्पोर्टेंट है समझना और जानना जरूरी। और जो इनके फंड्स हैं, लगभग 5 फंड जिनका इन्होंने मेंशन किया है, ये कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं इनको यही कहूँगा, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया वहां पे कि ये वाकई में क्या पर्याप्त होगा ये पैसा। देखिए, जब बच्चा इतना छोटा हो तो बहुत मुश्किल होता है ये सोच पाना, डिसाइड कर पाना कि किस तरह की
एजुकेशन बच्चे को देनी होगी आगे जाके। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कॉर्पस की बात करें जो 18 साल के बाद हमको लगेगा, तो इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम नॉर्मल इन्फ्लेशन को 6-7% लेते हैं तो एजुकेशन इन्फ्लेशन में आपको कम से कम 10% का इन्फ्लेशन लेके चलना चाहिए और फिर उस टारगेट पे काम करें। तो एक तो वो पहली बात होगी। दूसरी बात, लंबा समय है, 18 ईयर्स का समय है, तो ऑब्वियसली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और जो उन्होंने फंड चुने भी हैं वो सारे इक्विटी के हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चलूं और ये मान के चलूं कि ये 18 ईयर्स तक अपने इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अगर ये कंटिन्यू करें तो करीब 77 लाख का ये कॉर्पस बना पाएंगे। इन्होंने कहा इनका टारगेट जो है 50 से 70 लाख है, तो डेफिनेटली अगर मैं इनके अपर लिमिट भी पकड़ूं उनके जो टारगेट की, तभी मुझे लगता है कि अपने टारगेट को आराम से पूरा कर पाएंगे। अब इन्होंने जो फंड चुने हैं, मैं कहूंगा ब्रॉडली फंड अच्छे हैं, पर उससे बेहतर ऑप्शन हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि टीएसपी फ्लेक्सी कैप उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, मुझे लगता है उसके सामने अगर आप एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप देखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। दूसरा, इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है वो चुना है। 18 ईयर्स के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अगर डेट हो तो वो आपको ना तो प्रोटेक्शन देगा और कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2500 उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें 30% भी अगर डेट है तो 750 रुपए हुआ, जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 7% भी। तो मुझे लगता है उसकी जगह में अगर आप आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड को देखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। स्मॉल कैप में इन्होंने 2 फंड चुने हैं, एक एक्सिस और निपॉन। मुझे लगता है निपॉन डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उससे ज्यादा है, तो निपॉन आप स्मॉल कैप को चुनिए। और चौथा जो फंड है इन्होंने कहा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो एक क्वालिटी मिड कैप फंड है, डेफिनेटली उसको चुने। तो ये 4 फंड 2500 इन्वेस्ट करें। समय इनके पास काफी लंबा है, अगर पॉसिबल हो बीच में तो थोड़ा एसआईपी को बढ़ा दें और टारगेट पूरा हो जाएगा। बट डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करना होगा कि कितनी अमाउंट आपको जरूरत होगी 18 ईयर्स के लिए। ओके, तो ये रहा आरएम शाह जी के ग्रैंड डॉटर की प्लानिंग के लिए कुछ जो राय दी है हमारे आज के एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी ने। होप करते हैं आरएम शाह जी आपको समझ में आ गया होगा कौन से आपको चेंजेस करने हैं और इस हिसाब से आप अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए प्लानिंग कीजिए इसके फ्यूचर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। समय इतना ही है, इसलिए हेमंत जी बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है और आगे जरूर देखिए हमारा खास सेगमेंट म्यूचुअल फंड गाइड।